नमस्कार, एमएच न्यूज में आपका स्वागत है। साल 2012-13 का आर्थिक सर्वे संसद में पेश कर दिया गया। आर्थिक सर्वे के हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था इस साल पटरी पर लौट सकती है, लेकिन इसके साथ ही सर्वे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव के हिसाब से डीजल और रसोई गैस के दाम तय करने की सिफारिश भी की गई है। और अगर ये सिफारिशें मान ली गई तो देश की अर्थव्यवस्था तो पटरी पर आ जाएगी, लेकिन आम आदमी की गाड़ी मानो पटरी से उतर जाएगी। और कहीं ना कहीं कुछ घंटों बाद जब आम बजट आएगा तो जो उम्मीदें जनता की हैं उन पर कितना खरा उतरते हैं वित्त मंत्री, ये देखना होगा। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन पहले आपको अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। आम बजट पेश होने से महज एक दिन पहले सरकार ने साल 2012-13 आर्थिक सर्वे संसद में पेश कर दिया है। संसद में पेश आर्थिक सर्वे में अगले साल सरकार को आर्थिक मंदी खत्म होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था के पटरी पर वापस लौटने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था तो वापस पटरी पर लौटने की संभावना तो सरकार ने जता दी है, लेकिन आम आदमी के लिए एक बुरी खबर भी इस आर्थिक सर्वे में सरकार ने सबके सामने रख दी। आर्थिक सर्वे में डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की गई है, और अगर सरकार इस आर्थिक सर्वे को मानकर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाएगी तो आम आदमी के बजट की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। सब्सिडी के बोझ को कम करने के लिए डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने की सिफारिश की गई है। हालांकि इसमें बुरी खबर के साथ आम लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है। सर्वे में मंदी खत्म होने के साथ महंगाई दर में गिरावट की उम्मीद जताई गई है। सर्वे में कहा गया है कि महंगाई दर में गिरावट की वजह से ब्याज दरों में कटौती हो सकती है। आर्थिक सर्वे में साल 2014 में देश की डीजीपी दर 6.1 से 6.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। देश में आर्थिक मंदी खत्म होने के करीब है और अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत हैं। सर्वे में कहा गया है कि मंदी से मुकाबले के लिए आर्थिक सुधार तेज करने की जरूरत है। इसके अलावा आर्थिक सर्वे में चालू खाते के घाटे को कम करने के लिए सोने का इंपोर्ट कम करने पर जोर दिया गया है। इनके साथ ही अनाज के दाम को भी काबू में लाना होगा, नहीं तो महंगाई का असर तेजी से बढ़ता जाएगा। इसके अलावा संसद में पेश आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि थोक मूल्य पर आधारित महंगाई दर घटकर 6.2% से 6.6% के दायरे में रहने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन से आर्थिक सुस्ती बढ़ी। आर्थिक मंदी के लिए वैश्विक और घरेलू कारण जिम्मेदार। खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से कृषि उपज की नई प्रौद्योगिकी और विपणन में निवेश आने की उम्मीद। सर्वेक्षण में नौकरियों पर एक अलग अध्याय रखा गया है। नौकरियों, आय और खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि के तेज विकास को जरूरी बताया गया है। संसद में जो आर्थिक सर्वे पेश किया गया है वो न सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा पेश करता है, बल्कि देश की तरक्की के लिए सलाह और सिफारिशों की कड़वी घुट्टी भी दी जाती है, जिससे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था की सेहत सुधारने में मदद मिलती है। सरकार ने आर्थिक सर्वे में महंगाई कम होने की बात तो कह दी है, लेकिन इसके साथ ही डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाने की सिफारिश भी की है। डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही महंगाई अपने आप ही बढ़ जाती है। आकाश सिंह, MH1 न्यूज,
दिल्ली। तो क्या है बजट से उम्मीदें, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता जगदीश मुखी जी मौजूद हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचएन न्यूज में। साथ साथ हमारे साथ रतन जैन जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एमएचएन न्यूज में। मैं शुरुआत यहां जगदीश जी से करना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष का पहला हक होता है कि वो किस तरह का बजट चाहता है। सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो यही कहेगा हम आम जनता के लिए लुभावना बजट लेकर आ रहे हैं, आम जनता के लिए बजट लेकर आ रहे हैं। तो जगदीश जी, इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें लोग टकटकी लगाए खुद तो देख ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष से भी कर रहे हैं कि विपक्ष क्या चाहता है इस बार। देखिए, हम टेक्निकल जार्गन्स में ना जाएं। जी, यदि हम इसे सिर्फ बजट को आय व्यय का ब्यौरा ना मान के चलें, जी, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके आधार पर पूरे साल की जो गतिविधियां होंगी, जो प्रोग्रेस होगी, उसका एक आईना होता है। उसको ध्यान में रखें तो हम जो उम्मीद करते हैं आज, या देश की जनता जो उम्मीद करती है, आप कितना आगे प्रोग्रेस करेंगे, कितना आगे आप ग्रोथ रेट देंगे, बाकी कितना किस मद पर खर्च करेंगे, प्रायोरिटीज मिलेंगी। मेरा कंसर्न जो है, आम आदमी का जो कंसर्न है, वो इससे है कि आज जनता ये उम्मीद करती है, हम महंगाई के कारण पिस रहे हैं, 2 समय का खाना जुटाना आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। जनता यह कहती है कि कौन सा कदम ये डिक्लेयर करने वाले हैं कल बजट के अंदर, बजट के अंदर कौन सी व्यवस्थाएं करने वाले हैं इस महंगाई को रोकने के लिए। ये एक सबसे बड़ा एक उम्मीद जो की जाती है वो आम जनता के द्वारा। आम आदमी चाहता है महंगाई को रोके। हम यही जानना चाहेंगे कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के रहते हुए ग्रोथ रेट 11.10 से 5 पर आ गई है और इन्फ्लेशन रेट 5 से 11 पर चली गई है। तो ये जो है, इसको कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे, ये आम जनता देखना चाहती है, ताकि उनको इस भरी महंगाई में कुछ राहत मिल सके। ऐसे कदमों की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन जगदीश जी, मैं रतन जी के पास जाऊं उससे पहले एक चीज आना चाहता हूं। जिस तरह से सिफारिशें हुई हैं डीजल के और रसोई गैस के दाम तय करने की, आपको लगता है इन तमाम चीजों से अगर ये सिफारिशें मान ली जाती हैं जो आज आर्थिक सर्वे में हुई हैं, तो कुछ महंगाई पर रोक लगेगी? क्योंकि बार बार सरकार यही मैं ये कह रहा हूं जी, मैं इसे लिंक कर रहा हूं कल जो रेलवे बजट हुआ है उसके साथ जी। मेरे से पूछा गया एक चैनल में डिस्कशन में, मैंने कहा कौन कहता नहीं बढ़ाई है। इस बार तो इन्होंने जो सरचार्ज बढ़ाया, इस बार जो इन्होंने भाड़े बढ़ाए हैं या किराए बढ़ाए हैं, वो 3 किस्तों में बढ़ा दिए। एक बजट की पवित्रता को समाप्त कर दिया। बजट लाने से 1 महीना पहले 22 जनवरी को इन्होंने 30% भाड़ा बढ़ा दिया और 20% आपका किराया बढ़ा दिया। और कल जो बजट पेश किया उसमें 6% भाड़े बढ़ा दिए, 6% किराया बढ़ा दिए। और साथ में जो बताया कि रिजर्वेशन चार्जेस बढ़ गया और तत्काल पर चार्जेस बढ़ गया, कैंसिलेशन चार्जेस बढ़ गया, इत्यादि इत्यादि। और उसके पश्चात साल के अंदर 2 बार और किराया बढ़ाने की इजाजत डिक्लेयर कर दी इन्होंने तो खुली लूट मचा दी उसमें। ये यदि आप तीनों को कैलकुलेट कर लें, 2 बार आगे और कर रहे हैं, 2 बार कर चुके, चारों को कैलकुलेट कर लें, ये तो आवर बिगेस्ट इंक्रीज होगा फॉर दिस ईयर इन द रेट फेयर एज वेल एज बजट के हिसाब से अब तक किसी साल के हिसाब। बिल्कुल रतन जी, आपसे मैं पहले प्रश्न पे आऊंगा। रेल बजट वाले प्रश्न को जिस तरह से इन्होंने जोड़ा है मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले प्रश्न है, जिस तरह से बात की गई महंगाई को कम करने की बड़ी उम्मीदें हैं, जनता चाहती है कि बहुत त्रस्त हो चुकी है। आज एक गरीब परिवार जो बहुत चंद पैसे कमाता है, उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। वो टकटकी लगाए इस वक्त सरकार से बस इस उम्मीद में है कि कुछ राहत दे दे। तो क्या हम इस तरह की राहत की उम्मीद करें, कुछ मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखिए, जहां तक बजट का ताल्लुक है, मैं सोचता हूं कि बजट जो है किसी पार्टी का नहीं होता। बजट देश के पिछले 3 साल से ऐसा लग रहा है, मैं रतन जी ये पार्टी का बजट है, चुनाव का बजट है। मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं जी कि बजट को बनाने में और बजट को परखने में हमें पार्टी के कंसिडरेशन से ऊपर उठकर अभी जरूरत है इस देश को कुछ ऐसे मुद्दे होने चाहिए जहां पर आम सहमति बननी चाहिए। आम आदमी की चिंता एक आम सहमति का मुद्दा है, चाहे पक्ष है या विपक्ष है, आम आदमी से दोनों का कंसर्न है। बिल्कुल, जहां तक जो कुछ चीजें हमारे सामने आई है और जो कुछ चीजें हमारे सामने आ रही है, उसको देखकर मुझे लगता है कि इस समय सरकार की नीति जो है इस बजट को बनाने में या पिछले जो उसके आर्थिक निर्णय रहे हैं उसके अंदर ये रहा है कि जहां पर जो व्यक्ति देने की स्थिति में है उससे कुछ लेने का प्रयास किया जाए और जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसको देने का प्रयास किया जाए। यानी कि ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत जरूरी है।
आज अगर डीजल के दाम नहीं बढ़ते हैं, गैस के दाम नहीं बढ़ते हैं, तो अल्टीमेटली क्षमा चाहूंगा रतन जी, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसमें ये डिसाइड नहीं होता कि गरीब आदमी पे पड़े। एक मिनट मैं वापस आऊंगा। आप रेल, अगर मैं इसको रेल से भी जिस तरह जगदीश ने जोड़ा, अगर माल भाड़े की रेट बढ़ते हैं तो आप मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे अपनी बात को लिंक कर दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए कि आज किसी भी चीज के दाम अगर बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है। बिल्कुल। अगर दाम उतने ही रहे तो गवर्नमेंट का घाटा बढ़ता है, तो घाटा जो बढ़ता है उसका भी भरपाई करने वाला आदमी ही है। अल्टीमेटली जो भी घाटा बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं से यहीं से सोर्स आना। अगर आपके पास कहीं सोर्स बढ़ रहा है और आपकी सब्सिडी लगातार देने से आपके घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और एक ऐसी चीज का दाम बढ़ाना पड़ रहा है जो कि आपके घर में पैदा नहीं हो रही है, जिसके लिए आप पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आश्रित हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे निर्णय आपके हाथ में नहीं होते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली कब तक आप घाटे में चले। नंबर एक बात। दूसरी बात, आज इस गवर्नमेंट ने जो मुझे लगता है कि जिस तरह का डायरेक्ट सब्सिडीज उस गरीब आदमी को देने की कोशिश की है, डायरेक्ट भेजने की, और जो अन्न योजना भोजन की जो हम ला रहे हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम इतना मिनिमम खाने के लिए उसको जरूर मिलना चाहिए, जो भूखा आदमी है उसके लिए फंड जुटाने की कीमत क्या डिसाइड की इसके लिए कीमत थाली की लगाई हो तो बहुत कम है आपकी। नहीं, इसके लिए जो फंड जुटाने की बात है, उस फंड को जुटाने की तरफ मुझे लगता है इस सरकार का ध्यान जाएगा। तीसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज देश के अंदर एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करने की जरूरत है। आज इस देश के अंदर यदि हमारा 5% हुआ है आज का इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अगर आप ओबामा जी के इलेक्शन की स्पीचें सुने जो कि बड़ा धनाढ्य सबसे पुष्ट, तो आपको ज्यादा फर्क उसके अंदर नजर नहीं आएगा। भारत की प्लीज बिल्कुल गलत है कंपेयर करना। एक मिनट मुझे कहने दीजिए, एक डेवलपिंग इकोनॉमी और डेवलप्ड नेशन का नहीं, मैं ये कह रहा हूं नहीं, मैं ये कह रहा हूं चाइना से भी, आज चाइना की भी ग्रोथ रेट, मुखी साहब, चाइना की ग्रोथ रेट भी कम हुई है। चाइना के अंदर भी इन्फ्लेशन आया है, चाइना में भी इन्फ्लेशन आया। और आज जिस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, भी आपने देखा कि जो इन्फ्लेशन आज से 3 महीने पहले था, आज वो 6.2 से लेकर 6.7 तक कहीं ना कहीं कंटेन हुआ है। जब देश के अंदर प्रगति का, जब पूरे विश्व के अंदर अर्थ की एक स्थिति होती है और जब आप ग्लोबलाइजेशन के मार्ग पर चल दिए हैं, तो आप उससे अछूते नहीं रह सकते। कीमत क्या चुका रहे हैं? हम आम आदमी की जान की कीमत जी नहीं, आम आदमी की राजनीतिक बिल्कुल। मैं एक बार जगदीश ये तो एक राजनीतिक भाषण हो गया जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बजट पेश करते समय मैं उदाहरण कल का ही ले लेता हूं। क्या रेल मंत्री ये नहीं कह सकते थे हम किराया नहीं बढ़ाएंगे, रेल के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको काम करके हम इस जो हमारे पर एडिशनल बर्डन पड़ा है 5100 करोड़ रुपए का, उसको हम कवर करेंगे। यानी जहां पर मेहनत करने की जरूरत है, जो ये करप्शन रेल के अंदर चल रहा है, पिलफरेज चल रहा है, उसको रोक करके कवर करने की बजाय आप किराया बढ़ा रहे हैं, अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए किराया बढ़ा रहे हैं। आपको बेटर मैनेजमेंट करके वहां पर करने की जरूरत है। मैं आज ये जो जैन साहब ने तर्क दिया उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, बिल्कुल किसी भी कीमत से सहमत नहीं हूं। ये कोई आर्थिक तर्क वो भी नहीं है, तर्क भी नहीं है जी। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? यूएसए के साथ, बाकी सब चीजों को कंपेयर कर रहे हैं यूएसए के साथ, किस चीज के कंपेयर कर रहे हैं? आप एक स्टेज पर, एडवांस स्टेज पर पहुंचने के पश्चात आपका ग्रोथ रेट वो नहीं आ पाएगा। आज तो आपका इतना स्कोप है, यहां पर इतना स्कोप है, आपका ग्रोथ रेट ज्यादा होना चाहिए। ओपन मार्केट जब अटल जी की सरकार में 11% ग्रोथ रेट दे सकते थे, आज 5% क्यों रहता है जी? कंट्री तो वही है। सवाल ये है कि हमारा मैं बता रहा हूं प्रारंभिक पीरियड में ये ग्रोथ रेट 11% 12% नहीं था। सब मैं एक बता दूं, आपने जो कहा है अभी कि हम कैश सब्सिडी देंगे हर एक को, ये तो वोट खरीदने का तरीका निकाल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति का करो। बिल्कुल, अगर गरीब आदमी को कोई सुविधा मिल रही है और जो बीच के बिचौलियों को दूर करके उसके खाते में सीधा जा रहा है, और जिस भ्रष्टाचार को रोकने की बात की जा रही है, आप उसी पर आरोप लगा रहे हैं। आप बीच में मत टोकिए। एक बार इनका क्लियर करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मैं ये निवेदन कर रहा हूं, सब्सिडी आप दे रहे हैं, किसान को दे रहे हैं, बाकी सबको दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी। आप कहते नहीं कि अब सीधा सीधा हम कैश देंगे जी, कैश देंगे, उनका वोट खरीदने की बात कर रहे हैं आप। यानी ये जो तरीका है, जो तरीका, इसका मतलब जो पहली आपने बात की थी उसका टोटल कॉन्ट्राडिक्शन है। पहले आपने बात बहुत अच्छी की थी
कि हम इस तरह से बजट बनाया जाए जो, किंतु आप ये कह रहे हैं कि यहां तो सीधा सीधा राजनीतिक रंग लाने की बात कर रहे हैं जगदीश आप व्यक्तिगत रूप से उनको सब्सिडी दे करके उनके वोट खरीदने के लिए जगदीश जी, लेकिन देश के साथ दगा कर रहे हैं। जगदीश जी, ये माना जा सकता है कि इस तरह की एक योजना है, लेकिन अगर वो सही तरीके से गरीब आदमी तक ही पहुंचे, ये तो माना जा सकता है ना जगदीश जी, ये भी नहीं माना जाएगा। सर मैं ये कह रहा हूं कि आप गरीब तक पहुंचे जी, गरीब आदमी तक, एक मिनट मैं बताता हूं आपको, आज सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहते हैं पीडीएस सिस्टम में है, वहीं ये देना चाहते हैं, कैश देना चाहते हैं। किंतु आप छत्तीसगढ़ के अंदर उसके बारे में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने कहा है, यूएनओ की रिपोर्ट में कहा है, पीडीएस सिस्टम इज बेस्ट इन द वर्ल्ड इन वन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज छत्तीसगढ़। क्यों कहा है उन्होंने? वहां पर एक बोरी पिलफरेज नहीं हो सकती, वहां राइट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट से लेकर के आखिरी दम तक सीधा गांव तक हर व्यक्ति के पास अनाज पहुंचता है। यदि वो कर सकते हैं, इतना एप्रिसिएशन वर्ल्ड के अंदर मिल सकता है, बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकती है? मैं ये कहना चाहता हूं, वापस आऊंगा, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जगदीश जी, रतन जी वापस आऊंगा, रतन जी से पूछूंगा वो क्या कहते हैं। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देते हैं क्योंकि बीजेपी शासित राज्य है। जगदीश मुखी जी क्या कहेंगे रतन जी, कौन से ऐसे राज्य में कांग्रेस ने कहा कुछ क्या कुछ किया है इस पूरे कहीं के सिस्टम को लेकर, ये जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के